ओके दोस्तों, मेरी आवाज़ पहुंच रही है अब तक? हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों हम लोग। चलिए प्रारंभ करते हैं आपके साथ हिंदू एडिटोरियल सेशन आज का। क्या है आज के एडिटोरियल में हमारे पास चर्चा करने के लिए दोस्तों? टुडे 31 जनवरी। चलिए दोस्तों, ओके मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ दोस्तों, आप जानते हैं मुझे आप जानते ही हैं, मेरा नाम है आशीर्वाद दोस्तों। कुछ साल का एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, बाकी सब ठीक है, नाम ही काफ़ी है। ये दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर आप जुड़ी हमारे क्लास की जानकारी और कुछ पीडीएफ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों क्लासेस की। जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ। करना क्या होगा आपको दोस्तों, अनअकैडमी का अच्छा ऑफर चल रहा था, लास्ट डे है 12 बजने वाले दोस्तों, इसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा आपके लिए। जी हाँ, जहाँ 20% ऑफ चल रहा है अभी भी आपके लिए, जहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के हमारे प्लस कोर्सेज से। टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, ऑप्शन लॉन्च होने वाले हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं जीएस और ऑप्शन हमारे साथ कॉम्बो ऑफर है दोस्तों। नए बैच शुरू हो रहे हैं 2 तारीख से। आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा को आपके साथ हिंदू एडिटोरियल के दोस्तों। चलिए द हिंदू एडिटोरियल में क्या है आज के दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप आराम सुन लीजिए लेक्चर को मेरे आज। ऐसा ना हो कि गुस्से का शिकार कुछ ज़्यादा हो जाए। ऑलरेडी मेरा दिन काफ़ी ख़राब हो चुका है, मैं चाहता मेरी शाम ख़राब हो यहाँ पर अभी, तो प्लीज़ सुन लीजिए आराम से लेक्चर ना। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है बस मेरी, सुन लो, डिलीवर करने दो लेक्चर मुझे, कोई डिस्टर्ब ना करो यार। अभी 1 मिनट पहले मैंने क्लास ख़त्म की है कभी, और उसका तुरंत यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। चलिए ओके, पहला आर्टिकल दोस्तों, पहला आर्टिकल नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि कल हमने इसको वर्ल्ड न्यूज़ में किया था दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस में आज का आर्टिकल है इंडियाज स्टेक इन इट्स यूक्रेन एंड रशिया। तो भारत के क्या मुद्दे हैं जुड़े हुए यहाँ पर, भारत के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में। तो बताया था आपको मैंने कल डिटेल में इस चर्चा को कि भारत ने अपना स्टैंड ले लिया है, पीसफुल डायलॉग की बात की है। बात अमेरिका के साथ जाता है तो क्या मुश्किल है, और रशिया के साथ जाता है तो उसकी क्या मुश्किल है। तो मुझे लगता है मैं इसको आवश्यक नहीं है समय खराब करें इसको हम लोग, यहाँ पर अभी इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं आराम से। मैं आगे बढ़ूंगा फिर आपके साथ, ठीक है ना। तो उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, उस आर्टिकल को बताया था आपको ने। क्या ये हमें पढ़ने की आवश्यकता है या मैं इसको आगे बढ़ सकता हूँ इसके? कल ही मैंने अपनी क्लास में इसको कराया था पूरा आपको वर्ल्ड न्यूज़ सेशन में दोस्तों। स्किप कर सकते हैं, सभी लोग सहमत हैं इस बात पर? जी हाँ सर, स्किप कर सकते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं दोस्तों हम लोग। आइए आते हैं दूसरे आर्टिकल पे आज के, डीएलआई स्कीम दोस्तों। जी हाँ, आइए बात करते हैं डीएलआई स्कीम के बारे में और भारत में चिप मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में दोस्तों, ठीक है। आते आराम समझेंगे एक एक बात को, चुनौतियों को, क्या सिग्निफिकेंस है चिप इंडस्ट्री का, क्यों आवश्यक है चिप इंडस्ट्री दोस्तों। फॉर्मेट तैयार किया पूरा, आराम से सुन लीजिएगा, प्यार से समय दीजिए, सुनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अभी न्यूज़ क्या है दोस्तों, वो न्यूज़ जान लेते हैं। पहले न्यूज़ हमारे पास ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी कौन सी है दोस्तों, आईटी मिनिस्ट्री जो देश की है, उसने क्या किया है दोस्तों, इनवाइट किया है दुनिया भर से एप्लीकेशंस को। स्टार्टअप कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, घरेलू कंपनियां हैं, स्टार्टअप हैं, स्मॉल कंपनियां हैं हमारे यहाँ पर, कि वो पार्ट बने दोस्तों डीएलआई स्कीम का। डीएलआई का पूरा नाम डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, साउंड लाइक पीएलआई स्कीम। तो डिज़ाइन, यदि आप चिप डिज़ाइन का कोई सेंटर खोलना चाहते हैं भारत में, चिप डिज़ाइनिंग का, तो भारत सरकार आपको इंसेंटिव देगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ है, चिप का मार्केट एक अलग बात है, लेकिन चिप की डिज़ाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है डिज़ाइन करना चिप को। तो डिज़ाइन करने के लिए विशेष लैब खोलनी पड़ती है, आपको विशेष संस्थान बनाने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं डिज़ाइनिंग हो इंडिया के अंदर, डिज़ाइन इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं इसके लिए इंसेंटिव देंगे यदि कोई कंपनियाँ आगे आना चाहती हैं। तो आईटी मिनिस्ट्री दोस्तों यहाँ पर एकेडमिक से लोगों को, स्टार्टअप से लोगों को, एमएसएमई से, और उन्होंने कहा है कि हम ट्रेन करेंगे लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पर 85,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स, जी हाँ दोस्तों, इनको क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इन्हें कुल मिलाकर डीएलआई स्कीम के तहत दुनिया भर या कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, आओ बनाओ, चिप मेकिंग करो, डिज़ाइन करो, और साथ ही साथ अपने इंजीनियर्स को स्किल में एनहेंस कर रहे हैं जिससे वो डिज़ाइन कर सकें। यानी कंस्ट्रक्शन भी, डिज़ाइनिंग भी और स्किल डेवलपमेंट भी, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये आता है दोस्तों कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। डीएलआई स्कीम की बात करूँ तो छोटा सा डीएलआई स्कीम क्या है दोस्तों, छोटा सा सुन लीजिए। डीएलआई स्कीम है क्या, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और अवसरचनात्मक सपोर्ट करेंगे। वित्तीय सहायता और अवसरचना सहायता देंगे दोस्तों कंपनियों को, जो सेट करेंगी यहाँ पर अपनी
सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग प्लांट तैयार करेंगे भारत में, या भारत में तैयार करेंगे वो अपने फैब, अपने अपने डिज़ाइनिंग संस्थान को। ठीक है दोस्तों, तो 50% जो टोटल कॉस्ट होगी उनके पार्टिसिपेट कर, उनकी जो फिजिकल की, वो हम सस्ता लोन दिलवाने का प्रयास करेंगे उनको। जो उनका फिजिकल सपोर्ट करेंगे 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो भी कंपाउंड बनाना है उनको जो लागत लगने वाली है 30% हम दे देंगे वहाँ पर उनको। ठीक है, इसके अलावा जो उनकी बिक्री होगी उसका 4 से 6% हम लोग उनको इंसेंटिव या उनको एक प्रकार से टैक्स छूट दे देंगे। इससे कई प्रकार के हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मदद कर रहे हैं, बिक्री ज़्यादा होगी तो हम मदद कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हम चाहते हैं देश में चिप डिज़ाइन हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, ये हम चाहते हैं दोस्तों। ये हमारा अल्टीमेट मोटिव है। अब आते हैं मेरा मेन टॉपिक पर आता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हम आगे बढ़ें यहाँ से, इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाई। अब ये सवाल आता है, आखिर इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता क्यों है? बड़ा सवाल दोस्तों, इसी को फॉर्मूले समझें, भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता क्यों है? तो पहला पॉइंट जो दोस्तों यहाँ सामने आता है, सडन सरचार्ज इन द डिमांड ऑफ चिप। जी हाँ दोस्तों, सर्ज हुआ है, डिमांड ऑफ चिप बढ़ गई है, चिप मैन्युफैक्चरिंग की मांग बढ़ रही है क्योंकि चिप की मांग बढ़ गई है। चिप की मांग क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बढ़ रहा है, ईवी गाड़ियों का मार्केट बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट बढ़ रहा है, और ये पूरा ऑटोमेशन, ये पूरा IoT, पूरा AI चिप का खेल है। तो ऐसे में चिप की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा एक बड़ा कारण तो ये हो गया, चिप की डिमांड बढ़ रही है सर। दूसरी बात, चिप मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के दोस्तों कुछ ही देशों के हाथों में है, कुछ कंट्री ही चिप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो डिमांड बहुत जगह से आ रही है, ऑटो सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर से, मेडिकल सेक्टर से, हर जगह से मांग आ रही है। दुनिया ने कमी भी देखी इस साल हमने चिप की वजह से उत्पादन कम भी हुआ हमारा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है चिप मैन्युफैक्चरिंग दुनिया कुछ ही देशों में होती है। तो डिमांड है, डिमांड बढ़ने वाली है, और दुनिया के कुछ ही देशों का एकाधिकार है उस सेक्टर पर, जिसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। फाइन सर, इंपॉर्टेंस समझना चाहिए दोस्तों हमें, क्या होगा इससे, फ़ायदा क्या होगा, क्यों करना चाहते हैं, ये समझ में आता है। अब मैं कहता हूँ कि भैया IR वाला पॉइंट है, इसके अंदर कुछ ही देशों का अधिकार है दुनिया में, इसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तकनीक में आवश्यकता है आपको इसकी, और फाइनेंशियल मार्केट है, इतना बड़ा पैसा वाला मार्केट है अपने आप में। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं, और 20 कंपनियाँ भी हमने बना दी, यदि हम 20 कंपनियाँ भी तैयार कर दी चिप मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, तो इनका टर्नओवर 1500 करोड़ हो गया दोस्तों। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनका टर्नओवर अगले 5 सालों में ही 1500 करोड़ हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट हमारा वेट कर रहा है दोस्तों। यानी हमको थोड़ा ध्यान देना होगा चिप मैन्युफैक्चरिंग पर दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सुनिए अगला पॉइंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है इसके अंदर, अन्य देशों में निर्भरता हमारी कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप को हम पूरा कर पाएंगे, डिमांड जितनी हो रही है और जितनी सप्लाई कम है उसको हम पूरा कर पाएंगे, यानी की सेक्टर्स को हम चिप पहुंचा पाएंगे दोस्तों, अच्छी बात होगी। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर के FDI करने वाले आएंगे हमारे यहाँ पर, निवेश होगा, वो साथ में FDI नहीं करेंगे केवल, वो सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे, वो IP राइट्स, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेकर आएंगे, पेटेंट लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, यानी अल्टीमेटली हमारे यहाँ इकोसिस्टम तैयार होगा इस बात का। इसके अलावा दोस्तों हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, इससे डोमेस्टिक हमारी कंपनियां भी, MSME को फ़ायदा मिलेगा। बड़ी कंपनियां आएंगी अगर, तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए या उनको छोटी कंपनी से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, हो सकता है भारत में आकर, तो इससे हमारे MSME को, हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी घरेलू कंपनी को फ़ायदा भी होगा। यानी एक बड़ा फैक्टर ये भी है सर अपने आप में। और कहीं ना कहीं भारत एक बड़े गंतव्य के रूप में उभरने वाला है। यानी कि दोस्तों वाई चिप, अगर मैं सिंपल सी कहूँ, वाई चिप मेकिंग, तो वाई चिप मेकिंग ऑफकोर्स IR का एंगल है, कुछ ही देशों के में होती है। वाई चिप मेकिंग क्योंकि डिमांड होने वाली दोस्तों, अलग सेक्टर से डिमांड आने वाली है, टेक्नोलॉजी इन्हेंस कर रही है, डिमांड आने वाली है। इकोनॉमिक फैक्टर भी है दोस्तों, कुछ ही कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां बन सकती हैं अपने आप में दोस्तों, हमारी MSME को, हमारी स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें इकोनॉमिक फैक्टर में देखें तो देश को इससे डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो पूरा कर पाएगा। यानी हमारी बाकी इंडस्ट्री, इससे जुड़ी जो हुक इंडस्ट्री हैं उनको फ़ायदा होगा अल्टीमेटली सर। इससे हमारे यहाँ पर हमारे FDI होगा बड़े स्केल पर, हमको फ़ायदा मिलेगा इनोवेशन में, क्योंकि IP राइट्स या पेटेंट हमारे यहाँ पर आएंगे दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा 85,000 इंजीनियर्स को हम तैयार कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है, रोज़गार भी हमारे यहाँ बढ़ने वाला है। ठीक है, तो कुछ फ़ायदे हमको दिख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम होगा चिप मेकिंग अपने आप में। ठीक है सर, अब आते हैं मेन टॉपिक पर दोस्तों। क्या बात करें यहाँ पर, सरकार ने प्रयास किए, हमारी अच्छी बात है। क्या दुनिया में बाकी ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि बाकी देश ऐसा प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ देश ऐसा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, जैसे आपकी स्क्रीन में देखते हैं।
अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इजराइल, नीदरलैंड सब प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा दोस्तों क्या कि वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, जी हाँ, और वो कॉम्पिट कर रहे हैं ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ। वो चाहते हैं बैक टू अमेरिका, उत्पादन कीजिए अमेरिका के अंदर आके, जी हाँ, जो बाइडन कह चुके हैं। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं यूरोपियन कमीशन क्या कर रहा है इस समय, उसने क्या किया, अनाउंस द पब्लिक प्राइवेट सेमीकंडक्टर अलायंस। जी हाँ दोस्तों, वो चाहते हैं कि 2030 में जो गोल ऑफ इंक्रीजिंग यूरोपियन चिप प्रोडक्शन, जितना उत्पादन वो कर रहे हैं उसका 20% ज़्यादा करें। कहाँ पर, वो 2030 में जाकर यूरोप बढ़ा रहा है दोस्तों। साउथ कोरिया ने स्कीम लॉन्च की है, $450 अरब का बिलियन आकर्षित करने का एफडीआई दोस्तों 2030 तक। यानी हर कोई देश प्लान बना के चल रहा है आगे बढ़ने का। और ही नहीं दोस्तों, और भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ताइवान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये सभी देश अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। 30 चिप मेकर प्रोड्यूसर 70% वर्ल्ड सेमीकंडक्टर दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं ये ताइवान और साउथ कोरिया है, इनका वर्ल्ड मार्केट है। 70% चिप मेकिंग यहीं पे होती है। तो बहुत बड़ा एकाधिकार एक प्रकार से इन देशों का। चलिए सर आगे बढ़ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ चीज़ को। भारत में सिनेरियो क्या है दोस्तों, वर्तमान में दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हमारे यहाँ ऑफिस हैं, वो हमारे यहाँ R&D करते रहते हैं, डिज़ाइन सेंटर बना रखे हैं, लेकिन कोई हमारे यहाँ फैब्रिकेशन यूनिट या चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनाता। तो हमारे फैब का काम नहीं होता, हमारे फैब्रिकेशन का काम हमारे यहाँ नहीं होता। डिज़ाइन थोड़ा बहुत हो जाता है हमारे यहाँ, R&D हो जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ इंटेल का भी ऑफिस है या बाकी ऑफिस भी हैं, वो चिप मेकिंग कोई नहीं करता हमारे यहाँ। ठीक है, हालांकि चिप के मेकिंग 2-3 जगह होती है, मोहाली में, बेंगलोर में, लेकिन ये डिफेंस पर्पस के लिए, स्पेस पर्पस के लिए, इसरो का है या फिर DRDO का है या फिर हमारे बाकी स्ट्रेटेजिक कंपनियों का है। प्राइवेट कंपनियों की हमारे यहाँ कोई चिप मेकिंग नहीं है। तो हमको क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ बहुत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, तो चैलेंजेस भी हैं, जी हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं सर चिप मेकिंग में। चैलेंजेस क्या हैं सर, भारत में बता दूं मैं आपको, ये चिप मेकिंग दोस्तों एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत पैसा मांगती है यार। लेबर इंटेंसिव नहीं ज़्यादा, ये पूरा काम मशीनों से होता है, ऑटोमेशन से होता है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें लगभग $5 से $10 अरब चाहिए लगाने के लिए पैसा यहाँ पर। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अब तक सरकारी नीतियों का अभाव था, विशेष कोई ध्यान दिया नहीं गया। 2012 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी जारी की सरकार ने, कहा चिप बनाएंगे। 18 में फिर जारी की, फिर कहा चिप बनाएंगे। 22 में फिर कह रहे हैं चिप बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अभाव अब तक रहा है भारत में। गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलने में समय लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना कई चीज़ें डिफेंस वाली होती है, कई चीज़ें स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। इसके अंदर बहुत स्मॉल साइज़ पर कुछ काम हो रहा होता है दोस्तों यहाँ पर, जिसके लिए क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है। कहाँ से, भारत सरकार से। और सरकारी क्लियरेंस आप जानते हैं, रेड टैपिज्म, लाल रंग से लिख रहा हूँ, रेड टैपिज्म मुश्किलें करता है आपके लिए। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दोस्तों, निश्चित तौर पर साउथ कोरिया, ताइवान, अब ताइवान कंपनी इंडिया में आना चाहती है, लेकिन कोई और नाराज़ हो जाएगा इससे। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोजीशन चलती रहती है। कोई भी देश अपनी कंपनी को अपने यहाँ से बाहर निकलने देना नहीं चाहता है। इसके अलावा दोस्तों अवसर चाहिए आपको यहाँ पर, चिप बनाने के लिए फ्रेश वाटर बहुत चाहिए होता है, क्योंकि बहुत आपको हाइजीन चाहिए होता है दोस्तों, बहुत यहाँ पर सैनिटेशन चाहिए होता है। आपको यहाँ पर एयरपोर्ट चाहिए कनेक्टिविटी के लिए, कच्चा माल आएगा, तैयार माल जाएगा दोस्तों। सी पोर्ट चाहिए आपको, गैलन्स ऑफ प्योर वाटर चाहिए, जो तभी आप बना सकते हो। चैलेंजेस आपके सामने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन, गवर्नमेंट क्लियरेंस, लैक ऑफ पॉलिसीज और एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट दोस्तों। तो इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको यहाँ पर, ये है चैलेंजेस। अगर मैं आपको समझ में आ रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन, हमने क्या देखा फॉर्मेट पूरा, चिप मेकिंग की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। सरकार की DLI योजना सरकार ने लॉन्च की, तो एक बहाना था बताने का, DLI योजना लॉन्च की, उस पर क्यों चिप मेकिंग करना चाहिए, फ़ायदे देखे हम लोगों ने। इंडिया के अलावा अन्य देश क्या कर रहे हैं, तो इंडिया के अलावा USA क्या कर रहा है, EU क्या कर रहा है, ये हमने जाना। ताइवान या साउथ कोरिया कर रहे हैं, वो देखा हम लोगों ने। हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, चाहे वो पैसे की कमी हो, पॉलिसी की कमी हो, या फिर गवर्नमेंट का रेड टैपिज्म हो, या फिर इंफ्रा की कमी हो, या फिर कहीं ना कहीं हमारे पास चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे बड़े स्केल पर हमारे यहाँ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी सामने रहता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास PLI स्कीम आई है दोस्तों, DLI स्कीम आई है हमारे यहाँ पर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी हमारे, ठीक है। वीडियो नहीं स्ट्रीम हो रहा है, अभिषेक कह रहे हैं, क्या बेटा समस्या बाकी लोगों के संग थी ऐसी, या अकेले इनको अभिषेक को लग रहा है ऐसा? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अभिषेक भी कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके सर, क्यों परेशान करते हो यार, मतलब चल ठीक है दोस्तों। तो ये एक समरी हो गई, भारत सरकार प्रयास भी कर रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे आईआईटीज़ में अच्छी रिसर्च हो रही है काफ़ी। आप देखें तो ऑपरेशन शक्ति हमारे यहाँ आईआईटी मद्रास में मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है चिप मेकिंग को लेकर। नाविक की चिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग अपने इसरो के साथ मिलकर, यानी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आईआईटीज़ में अच्छी रिसर्च हो रही है चिप मेकिंग को लेकर। आवश्यकता है थोड़ा सा और सपोर्ट किया जाए, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको देख लीजिए आराम से। सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट का बढ़ता महत्व, देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी कराया पूरा आर्टिकल इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराया है। बढ़ती इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, और इसके निर्माण और डिज़ाइन के साथ साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भारत को चिप डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूत मामला प्रदान करती है। टिप्पणी करें, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड और चिप इंटीग्रेटेड सर्किट एंड जियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ ही देशों का मैंने IR फैक्ट लिखा पहले आपको, कुछ ही देशों के हाथों में है। तो जियो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन ऑफ द सेम प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग फोकसिंग ऑन चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, कमेंट ऑन इट। कर पाएंगे दोस्तों सवाल को हम लोग, क्या इस प्रश्न को लिख पाएंगे? जो मैंने आपसे कहा फॉर्मेट में लिखवाया पूरा मैंने आपको कि इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी नीड इट, हमारा क्या चैलेंजेस है दोस्तों हमको यहाँ पर, जियो पॉलिटिकल इशू क्या है बता दीजिए आराम से। सिंपल फॉर्मेट में ही लिखा है हमने यहाँ पर और कुछ नहीं किया इसको। इसी क्वेश्चन को ध्यान रख के मैंने वो आपका आंसर वो आपका आर्टिकल तैयार किया था पूरा का पूरा, ठीक है। बिल्कुल करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोस्तों। IPR का इशू आएगा, पैसा लगाना है भारत में अगर तो ला सकते हैं, वो लेके भी आएंगे, हो सकता है वो लाना ही पड़ेगा चिप डिज़ाइनिंग, तो ऐसा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा भारत सरकार को, पायरेट चिप ना बिके मार्केट के अंदर। फिर मूव फॉरवर्ड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। लिमिट्स ऑफ पावर, आइए दोस्तों बात करते हैं लिमिट्स ऑफ पावर आर्टिकल की। क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट सर्व्स अ रिमाइंडर दैट द हाउस शुड वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। मामला जानते हैं आप लोग, महाराष्ट्र विधानसभा का मामला है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर निलंबित कर दिया था, सदन की कार्यवाही में हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन कर दिया था 1 साल तक। 12 विधायक कोर्ट पहुंच गए। सरकार ने या स्पीकर ने तर्क दिया कि मैं कोर्ट के सामने आने के लिए बाध्य नहीं हूँ, कि मैंने अपने हाउस के अंदर, मैंने अपने सदन के अंदर जो मैं काम करता हूँ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अकाउंटेबल नहीं हूँ कोर्ट के प्रति। बात ठीक भी है, संविधान कहता भी है कि स्पीकर अपने हाउस में किए गए कार्य के लिए कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, किसी अन्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। स्पीकर का मास्टर है, स्पीकर हाउस का मास्टर होता है, जो वो चाहे कर सकता है, वो किसी प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने अपना डिफेंड किया कि 12 लोगों का सस्पेंशन सही है, ये अनुशासनहीनता कर रहे थे, प्रोसीडिंग की कार्रवाई में बाधा कर रहे थे, इसलिए 1 साल तक इनको निकालना ठीक है। कुछ दिनों पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक बात कही थी यहाँ पर, वो जान लीजिए। कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था, क्या कहा था अपने एक बात करते हुए इस बारे में, कि यदि आप 1 साल के लिए सस्पेंड करते हैं या 1 साल के लिए हाउस में नहीं आने देते हैं उनको, उनका निलंबन करते हैं, ये उनके निलंबन, उनके सस्पेंशन से भी ज़्यादा है। 1 साल तक उनको बाहर रखना, ये उनके परमानेंट, आप उनको निकाल दें, वो बाहर कर दें, उनको अयोग्य घोषित कर दें, इनवैलिड करार कर दें, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? मान लीजिए 1 साल के सस्पेंड किया गया, यानी विधायक तो वो हैं लेकिन हाउस पे नहीं आ पा रहे, तो जिन 12 विधानसभाओं को वो रिप्रेजेंट करते हैं, 1 साल तक इन 12 विधानसभाओं का प्रतिनिधि सदन में नहीं है। सदन में क्या हो रहा है, ये 12 विधानसभाएं कट चुकी हैं इस इलाके से, इस सदन से। अगर आप इनको सस्पेंड कर देते हैं, इनकी योग्यता ख़त्म कर देते हैं, तो सीटें खाली मानी जाएंगी 12 तुरंत उस केस में, और फिर यहाँ पर नियम को 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाएगी, 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए। तो एटलीस्ट इससे 12 विधानसभाओं को दोबारा अपने विधायकों को भेजने का मौका मिलेगा,
और प्रतिनिधित्व बना रहेगा, प्रेजेंटेशन बना रहेगा। तो एटलीस्ट 1 साल तक अदरवाइज इन विधायकों, विधानसभा सीटों के लोगों की बातों कर कहने वाला कोई नहीं होगा हाउस के अंदर, तो जो कि लोकतंत्र के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। कोर्ट ने कमेंट किया था कुछ दिनों पहले, उसी आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया और कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का जो फैसला है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अपनी बातों में, देखते हैं आपके साथ दोस्तों यहाँ पर क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाईलाइन पहले से पढ़ ली, बाईलाइन क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यहाँ पर सर्व्स अ रिमाइंडर दैट द हाउस शुड वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, कि भैया सदन को जो काम करना चाहिए संवैधानिक दायरे में रह के करना चाहिए, अपनी दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए, ना कि उसका उल्लंघन करना चाहिए। आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया है। यहाँ पर जो 1 साल का सस्पेंशन था, पहले खबर देख लेते हैं। सस्पेंशन था 12 बीजेपी विधायकों का महाराष्ट्र असेंबली से। कोर्ट ने कहा ये इनलीगल है, इनरेशनल है अपने आप में, जो आपने कहा अतार्किक है, अवैध है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट सेट की लेजिस्लेचर पावर की भैया कि आप डिसऑर्डरली कंडक्ट कैसे निपटें। आपको लगता है अनुशासनहीनता हो रही है, डिसऑर्डर है, ये हाउस फंक्शन नहीं कर पा रहा है इन 12 लोगों की वजह से, तो कैसे निपटें उसके बारे में कुछ पैरामीटर होने चाहिए आपके। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के अंदर दोस्तों। क्या कहा है कोर्ट ने, इट हैज़ लेड डाउन अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भविष्य में काम आ सकती है और मेंस में तो बहुत काम आ सकती है यूपीएससी के लिहाज से आपको। दैट द इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन कैन नॉट रिवर्स द बियॉन्ड सेशन विच वन कॉज अराउज। जी हाँ दोस्तों, एक बात जो कोर्ट ने सामान्य भाषा में कह दूँ आपसे, कोर्ट ने कहा जनाब स्पीकर का काम हाउस को रन करना है, हाउस को रन करना है, हाउस के अंदर जो लोग बाधा पैदा करते हैं उनको बाहर निकाल दो। सस्पेंशन का अधिकार दिया है कि अगर हाउस ऑर्डर में नहीं चल पा रहा तो कोई व्यवस्था खराब कर रहा है उसको निकाल दो, जिससे हाउस की काम हो पाए। कल फिर बुला लो उनको यार, बाधा करें फिर निकाल दो बाहर। अच्छा आपको लग रहा है लगातार बाधा कर रहे हैं, एक सेशन निकाल दो बाहर, चलो आपका अधिकार है मान लेते हैं यहाँ पर, लेकिन एक सेशन के अलावा उनको काम कर रोकना, क्योंकि आपका काम हाउस को चलाना है, आपका काम हाउस को रन करना है। हाउस का अनुशासनहीनता होती तो बाहर निकाल दिया, लेकिन आप दूसरे सेशन में जब बाहर निकालते हैं, 1 साल का सस्पेंशन करते हैं इसमें, तो उसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का आप हाउस को चलाने की प्रक्रिया नहीं है, उसको दंड देने की प्रक्रिया, आप उसको पनिश कर रहे हैं कि तुमने हंगामा किया था 1 साल तक बाहर। आपके स्कूल टीचर सोचो, आप क्लास में हंगामा करते थे कि गेट के बाहर जाके खड़े हो जाओ, मतलब आप पहले कितने लोग खड़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बचपन में बहुत खड़ा हुआ हूँ। ब्लैक बेंचर होते थे, हम ब्लैक बैक बेंच बैठे आराम से हंगामा करते रहते थे, कभी प्लेन उड़ा रहे हैं क्लास के अंदर, कभी कुछ कर रहे हैं, पकड़े गए, चलो जाओ बेटा क्लास के बाहर हाथ जा खड़े हो जाओ वहाँ पर। तो बहुत कॉमन फिनोमिना था हमारे टाइम। वो टीचर मोटर अंडर लेके भी आते थे दोनों, तो पनिश भी करते थे, सोचते नहीं थे कितनी लगेगी हाथ में, वॉट एवर। मैं बात कर रहा हूँ गढ़चिरौली के सरकारी स्कूल की, तो वहाँ पर तो ऑफकोर्स समझ सकते हैं चीज़ें कैसे काम करती थी वहाँ। उसी प्रकार नक्सलाइट इलाका था पूरा का पूरा वो। तो अब आप टीचर आपको कहें नहीं, अच्छा दिन भर के लिए तुम बाहर खड़े रहोगे, यही होता था। चलो कई बार आज तुम, अच्छा ऐसा हो गया तुम दिन भर के लिए बाहर खड़े रहोगे, कोई बात नहीं, चलो वो भी चल गया। लेकिन अगले दिन तो टीचर कहता ठीक है आगे बैठ जाओ, आज हंगामा करोगे तो फिर बाहर जाओगे। ये थोड़ी कि हाँ तुम हंगामा करते रहते हो चलो तुमको 1 साल तक सस्पेंड कर दिया। आपको सुधारना काम है ना, पनिश करना काम नहीं है आपका। क्लास सुचारू रूप से चलती रहे, टीचर ये चाहता है। कोई हंगामा कर रहा है बेटा बाहर जाओ, 1 साल तक बाहर निकाल कर उसको दंड दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। टीचर को दंड देने का अधिकार नहीं है। टीचर काम है इस क्लास को ऑर्डरली चलाता रहे, जो ऑर्डर में बाधा कर रहा है उसको बाहर भेज दो क्लास के, आपको दंड देने का अधिकार नहीं हो। ये बात कोर्ट ने कही दोस्तों, ये बात कोर्ट ने यहाँ पर कही है अपने फैसले में। क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं। कोर्ट हैज टू रीड द पावर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा, पढ़ते हुए कहा, टू सस्पेंड अ मेंबर एज एसेंशियली डिफेंसिव और सेल्फ प्रोटेक्टिव। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी क्लास को चलाए रखने के लिए, अपने इस हाउस को चलाए रखने के लिए एसेंशियली डिफेंसिव है ये आपका, अपनी रक्षा के लिए हंगामा कर रहा है, अपनी रक्षा करनी है। अच्छा भाई बाहर जाओ, हम झेल लेंगे, तुम बाहर जाओ यहाँ से, ठीक है। सो दैट डिसऑर्डरली कंडक्ट डज नॉट ओवरवेलम हिज प्रोसीडिंग, अपनी कार्रवाइयों पर वो अनुशासनहीनता भारी ना पड़ जाए, इसके लिए आपको बाहर भेजने का अधिकार है। बट इट शुड नॉट बी अज्यूम अ प्यूनिटिव कैरेक्टर। जी हाँ, इसका मतलब नहीं दोषी आप साबित कर दें उसको, आपको सज़ा देने का जो जज नहीं है वहाँ बैठकर, आपका काम है हाउस चले, उस व्यक्ति को दंड देना आपका काम नहीं। और 1 साल दंड होता है, ये एक प्रकार का दंड देना है, 1 साल तक नहीं आओगे तुमको, ये दंड देना है। तो सस्पेंशन बियॉन्ड द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन वॉज इनलीगल। हाउस चलता रहे उस सेशन में, उसके लिए आप चलो आप निकाल सकते हो एक सेशन के लिए। बियॉन्ड द सेशन आप करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप,
ये इलीगल है अपने आप में। बात समझाई दोस्तों, ये इलीगल कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा भैया इलीगल है ये काम और ये स्वीकार नहीं हो सकता। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस डीम्ड इनरेशनल क्यों है? एक तो इलीगल हो गया, अवैध हो गया। इनरेशनल क्यों? बिकॉज द नीड टू एक्सरसाइज द पावर वाज लिमिटेड टू रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। कोई बात दोबारा है कि हाउस को रिस्टोर करने की व्यवस्था है, हाउस चलता रहे व्यवस्था है। लॉजिकली इट वॉज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे। आमतौर पर एक दिन के बियॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। एक दिन में आपने हंगामा किया, आपको बाहर निकाल दिया, ठीक है, अगले दिन फ्रेश मूड से आओगे, फ्रेश हंगामा करने के लिए तैयार होकर आओगे, हंगामा करोगे, फिर बाहर निकाल देंगे। ये बात होती है ना, आप यही काम करते हैं स्कूल में, ही होता है आपके। और इन केस ऑफ रिपीटेड डिसऑर्डरली कंडक्ट सो द सेशन सो दैट शेड्यूल्ड बिजनेस शुड बी कंप्लीटेड। जी हाँ, आपने एक हाउस में एक दिन में जो काम तय किया था, ये एक पूरे सेशन में तय किया था। आप दिमाग प्लान लेकर आए कि आज मुझे दिन में 10 बिल पास करवाने हैं या पूरे 30 दिन के अंदर 300 बिल पास कराने हैं, मान लीजिए। उसमें कोई बाधा आ रही है, निकलो यार बाहर, तो मेरे काम नहीं करने दे रहे। अगले सेशन को प्लान करके आए नहीं हो आप अभी से, तो आपको कैसे मालूम अगला सेशन में हंगामा करेगा, उसकी काम को रोकेगा ये। अगला सेशन उसका हल्का फुल्का होता है, एक ही बिल पास करना, खूब हंगामा करो यार, बाधित ही नहीं हो रहा मेरा काम। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, जब अगला सेशन प्लान नहीं है आपका, आपको ये नहीं मालूम अगले सेशन में कितनी सिटिंग होंगी, ये नहीं मालूम है कितने बिल पास कराने हैं, ये नहीं मालूम कि पब्लिक या क्या कहना मुद्दे पर हंगामा होगा, तो उसको साल भर के निकालना अपने आप में सजा देना लॉजिकल नहीं है अपने आप में। बहुत सिंपल इलॉजिकल कहा कोर्ट ने। लॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्लान करके थोड़ी आते हैं अगले सेशन में क्या करने वाले हैं, कितनी सिटिंग हो, कितने बिल पास हो, कितने घंटे चर्चा होगी। ऐसे में आप अभी से बाहर कर रहे हो इस व्यक्ति को, मतलब ये सजा दे रहे हैं आप इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर्ट ने अपने फैसले में जोड़ा इन बातों को। ठीक है, इट हैज टर्म्ड 1 ईयर सस्पेंशन एज अ पिनोटिव एक्शन। जी, ये दंडात्मक कार्यवाही है, ये दंडात्मक है दोस्तों, एक प्रकार से सुधारात्मक नहीं है, रिफॉर्मेटिव नहीं है, दंडात्मक कार्यवाही है। वर्स देन एक्सपल्शन। जी हाँ, निलंबन कर दो उनका, बंद कर दो, कार्रवाई निरस्त कर दो उनकी, वो चलेगा, लेकिन ये पिनोटिव एक्शन है दोस्तों। अगर कोई इट सीजन दैट इस मेंबर अगर एक्सपेल्ड हो जाता है तो चुनाव होंगे दोस्तों, 6 महीने चुनाव होने चाहिए वहाँ पर, बताया आपको स्टार्टिंग मैंने। और अगर आप 1 साल तक सस्पेंड कर देते हो तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 12 विधानसभाएँ हैं, वो रिमेन अनरिप्रेजेंटेड रहती हैं दोस्तों लंबे समय तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट ने माना यार ये गलत तरीका काम है। बात पहुँच पाई है दोस्तों आप तक? ठीक है, अब कि स्टेट गवर्नमेंट या स्पीकर कहना क्या था दोस्तों, वो सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत एक मिसाल बनेगा आगे जाके ये केस। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भैया कहा कि जो स्पीकर होता है, उसकी लिमिट नहीं होती कोई भी एक्शन की। वो किसी कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में अपने लिए गए एक्शन के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। रूल 53 कहता है असेंबली का अलाउड द स्पीकर टू अडॉप्ट अ ग्रेटर अप्रोच टू द डिसऑर्डरली कंडक्ट। जी हाँ दोस्तों, वो डिसऑर्डर करने पर, किसी को अनुशासनहीनता करने पर सजा दे सकता है। नेमिंग मेंबर्स आफ्टर विच दे शुड विड्रॉ फ्रॉम द हाउस ऑफ द डे। एक दिन के लिए, एक सेशन के लिए वो निकाल सकता है। एक दिन एक सेशन लिखा है लॉ बुक में, आप 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो उसी आधार पर गवर्नमेंट ने कहा 1 दिन और 1 सेशन निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसके बाद और सजा भी बढ़ा सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि और सजा बढ़ा सकते हो आप। तो कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? कोर्ट ने कहा भैया ये जो पावर है ये अपने आप में लिमिट होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सेम सेशन लिमिट नॉट बी ब्रीच्ड। एक सेशन की जो निलंबन है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सेशन तो स्वीकार कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आर्टिकल 212 का उल्लेख किया, जहां कोर्ट को अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? हालांकि स्पीकर की बातों को आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन जुडिशियल एग्जामिनिंग द रेगुलेटरी ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द हाउस। जी हाँ, जो हाउस की प्रक्रियाएं हैं, हाउस को चलाने के जो नियम तय किए गए हैं, जो प्रोसीजर तय किए गए हैं हाउस के द्वारा, उसकी चर्चा की जा सकती है। वो इलीगल हैं, इनरेशनल हैं, तो उनको चेंज करा सकता है। अब आप कह दें यार, मान लो का होगा एग्जाम्पल, कोई स्पीकर कह दे कि सारे सांसदों को लगातार 2 दिन बैठना पड़ेगा यहाँ पर। यार ये क्या बात है, लॉजिकल है? आप मुझसे बॉन्डेड लेबर थोड़ी हूँ मैं, आपको कोई, मैं MP हूँ यार, थोड़ी आपको बैठना पड़ेगा 48 घंटे तक लगातार। नियम गलत है, कोर्ट चैलेंज करेगा इसको, तो नियमों को चुनौती दी जा सकती है। जी हाँ, नियमों को चुनौती दी जा सकती है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वो अपने फंक्शन में लगातार वो कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रही हैं दोस्तों। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब, इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, जब सरकार आरोप लगाती है कि अपोजिशन काम नहीं करने दे रहा, अपोजिशन कहता है कि हमको चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है और चुप रहता है वो, तो ऐसे में हायर जुडिशरी का ये अधिकार बनता है कि वो यहाँ पर लिमिट्स ऑफ पावर सेट करे, हाउस की ताकत को, उसकी क्षमताओं, उसके डोमेन में रखे, उसके एम्बिट में रखे, और यहाँ पर जो काम विधायकों या सांसदों को करना चाहिए वो यहाँ पर कोर्ट करे।
तो निश्चित तौर पे ये बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने कहा, वो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आराम से इसको, ठीक है। तो लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए दोस्तों, लीगल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और रूल बाय लॉ होना चाहिए, जो नहीं था पूरा काम यहाँ पर, इसलिए ये एक्शन लिया गया दोस्तों। क्या आर्टिकल क्लियर है आप लोगों को?